What is up, gang? What's up? Today we are going to see. वैसे मैं वीडियो स्टार्ट कर चुका था और मैंने इतना पढ़ा भी दिया था और खुद भी पढ़ लिया था, बट चलो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं बहुत ही बेसिक लेवल पे थर्मोडायनेमिक्स समझेंगे हमारे मास्टर्स के लिए, बैचलर्स के लिए, व्हाटएवर यू वांट। इट्स अ वेरी बेसिक रन डाउन। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको कुछ चीज़ें पता होंगी और नहीं भी पता होंगी, तो इट्स फाइन, डोंट वरी, बी कंफर्टेबल विद गेटिंग अनकंफर्टेबल। तो दिस इज थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिस्ट्री का एकदम बेसिक चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि हम यहाँ तक आज कर लें, एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिकैप कर लें कि भाई क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द सेंस दैट वी स्टडीड, ओके, दैट वी नो। आओ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि भाई यूनिट्स क्या क्या होते हैं। हमारे पास 7 बेस यूनिट है केमिस्ट्री में या फिजिक्स में, किसी भी चीज़ में, साइंस में अपने 7 बेस यूनिट है और जितने भी यूनिट है वो इनसे डराइव होते हैं, या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली, यानी कि इनसे जो डराइव हुए हैं उनसे डराइव होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। मास आपका यूनिट है, एक्सेलरेशन बेस यूनिट नहीं है, बट एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम है। वेलोसिटी भी नहीं है, बट कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वेलोसिटी खुद रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वो है, चेंज इन, मतलब मीटर आप मान सकते हो, मीटर को एज ए यूनिट यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपके पास प्रेशर है, ऐसे आपके पास एनर्जी है। मोल की बात करते हैं तो भाई मोल क्या है? मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। व्हाट इज अ मोल? अ मोल इज ए नंबर। भाई तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस नंबर? व्हाई इज 1 मोल नॉट इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 3, नॉट इक्वल टू 5? क्यों? व्हाट इज द नीड ऑफ अ मोल? तो नीड ऑफ द मोल ऐसा है कि भाई जब हम केमिस्ट्री की बात करते हैं या फिजिक्स की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, जब हम मैक्रो माइक्रो लेवल पे जाते हैं, तो देयर आर मेनी थिंग्स। तो आपको एक ब्रिज चाहिए आपको रियल लाइफ मास में और एक एटॉमिक यूनिट ऑफ मास में। इसका क्या मतलब है? क्योंकि भाई रियल लाइफ मास बहुत बड़ा है और एटॉमिक मास बहुत छोटा है। आपको एक कंपेरेबल ब्रिज चाहिए। अगर आपको ये बात भी समझ में नहीं आती है, आपको अगर आपके घर वालों ने बोला है कि भाई मुझे मोटा मोटा 100 केले ला के दो, ठीक है, तो भाई क्या कर सकते हो आप? वहाँ दुकानदार को या तो जाके बोलो 100 केले लाए, अब वो आपको इंडिविजुअली 100 केले तोड़ के दे, या तो जो दूसरी चीज़ है, जो बेहतर चीज़ है, आप डजन्स में देखो। डजन में कितने बनते हैं? ये शायद 7, 8 केले बनेंगे शायद, मेरे ख्याल में 8 किलो के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ। 8 2 16, 8 1 8 प्लस 1, हाँ ठीक है, मान के चलते हैं 8 केले के आसपास। तो अगर आप 12 दर्जन लोगे, सॉरी माय बैड, आप 8 दर्जन लोगे तो आपके पास मोटा 100 केले हो जाएंगे। तो भी एग्जैक्ट कितने होंगे? 8 2 16, 8 1 8 प्लस 1 96। आपके पास 96 केले आ गए आपके पास। 8 या 9 दर्जन आप कुछ ले सकते हो। फ़ायदा क्या हुआ? पहली बात तो हमारा समय बचा। दूसरा, इट इज़ 8 दर्जन जो है ना, 8 अलग अलग यूनिट की तरह आप इसको इंटुइटिवली आप इमेजिन कर सकते हो। 100 के लिए इमेजिन करके देखो और 8 दर्जन के लिए इमेजिन करके देखो, है सेम नंबर बट ईजियर इज दिस। सो ये ब्रिज है। अब ये तो चलो ठीक है, केलों की बात हो गई, और अंडों की बात कर लो भाई। आपको लोडअप करने अंडे, अगर आप एक दुकान चला रहे हो या आप एक रेस्टोरेंट चला रहे हो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई मुझे 1000 अंडे चाहिए, 1000 अंडे चाहिए मेरे को। पर आदमी अगर 2 अंडे खा रहा है, 500 लोग, मुझे 1000 अंडे चाहिए, तो ऐसा नहीं पॉसिबल नहीं है ना। आप क्रेट के हिसाब से बोलो, 30 अंडे की एक क्रेट होती है, या चलो आप वो भी छोड़ दो, जो बड़ा कार्टन होता है उस हिसाब से बोल दो। मान लो 250 अंडों का एक कार्टन होता है, मान लो हाइपोथेटिकली, आई डोंट नो इफ इट एक्चुअली हैपेंस और नॉट, दैट मीन्स आपको 4 कार्टन लगने, आपका हो गया काम। तो सेम लॉजिक अप्लाइज इन टर्म्स ऑफ मोल। देखो अब 12 भी एक देखा जाए तो इंटुइटिव आर्बिट्री नंबर है। 13 भी हो सकता था, बेकर्स डजन होता है, 13 उसमें होता है, 14 भी हो सकता था, बट आई गेस उनकी इन्फ्लोरेसेंस बनाना की, केले की इन्फ्लोरेसेंस वगैरह की वजह से इसको 12 दिया गया। मोल पे आते हैं। मोल क्या है? अगर आप कार्बन लो, ठीक है, एक स्पेशल टाइप का कार्बन है, बट अभी जस्ट टू बी मोर ईजी आई जस्ट से कार्बन। आपने कार्बन लिया, आपने कार्बन को मेजर किया, जब आप 12 ग्राम कार्बन मेजर करते हो, ठीक है, 12 ग्राम कार्बन मेजर करते हो, वो भी छोड़ो, एक कार्बन का जो वेट है दैट इज इक्वल टू 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है।
एक कार्बन का वेट इतना है। फिर और इंटरेस्टिंगली बात यह है कि अगर आप एक मोल लेते हो, ये तो एक यूनिट है, अगर आप एक मोल की बात करते हो तो एक मोल का 12 ग्राम है। तो एज यू कैन सी यहाँ पर भी 12 और यहाँ पर भी 12 है। तो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग गैप, काफ़ी बढ़िया ब्रिज है ये। और मज़े की एक और बात ये है कि ये कार्बन भी स्पेशल टाइप का कार्बन है, विच इज़ कार्बन 12। तो इसमें 12 सब यूनिट है। अब ये क्या सब यूनिट है, 12 टुकड़े क्या हैं इसके, वो हम बाद में देखेंगे। और इसका एक सब यूनिट 1 AMU के बराबर है। कार्बन 12 का एक सब यूनिट 1 AMU के बराबर है। उसका एक कार्बन 12 का एक सब यूनिट 1 AMU के बराबर है। 12 सब यूनिट 12 AMU के बराबर है। सिंपल, एक अगर 1 के बराबर है, 12 12 के बराबर है। और उसका पूरा एक मोल 12 ग्राम के बराबर है। तो इट्स अ वेरी नाइस एंड क्लीन थिंग। और ये स्टैंडर्ड है, ये आपका रेफरेंस है, यहाँ से आप रेफरेंस उठाओगे। बट आई एम नॉट रिमूविंग एनीथिंग। आगे बढ़ते हैं, चलो। ट्रांसलेशनल डिवाइस इसको हम बोलते हैं कि भाई आप एटॉमिक वर्ल्ड और मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के बीच का एक बढ़िया ब्रिज है। अब कंसंट्रेशन यूनिट की बात करते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया हम केमिस्ट्री के लेंस से देख रहे हैं, तो कंसंट्रेशन यूनिट इंपॉर्टेंट है। 4 कंसंट्रेशन यूनिट है। अगर आपके पास एक घेवर है, मान के चलो, ठीक है, घेवर है, उस पर बढ़िया घी वगैरह आपने डाला था, आपको पता आपने कितना घी डाला। अब आपको जानना है फॉर वट एवर रीजन्स, आपको उसमें कैलोरी ढूंढनी है, आपको उसमें जो करना है, आपको उसमें जानना है कि भैया इसमें घी पड़ा कितना है, मुझे जानना है इसमें घी। आपको स्केलिंग करनी है, आप स्केलिंग करनी है, बिजनेस खोलना है। तो आप देखो कि भाई आपको पता है कि ठीक है, आप मेजर कर सकते हो कि भाई टोटल घेवर बन के कितने का आया, ठीक है, 1 किलो का आया, मुझे इसमें घी कितना लग गया, मेरे उसमें 250 ग्राम घी लग गया। तो आपको पता है कि आपका यहाँ पे मोटा मोटा कितना 40% तो आपका, सॉरी 40% क्या बोल रहा हूँ मैं, 25% तो घी लग जाता है आपका इसमें। 25% घी लग गया आपका इसमें। तो जिसे कहते हैं वेट बाय वेट, वेट बाय वेट आपका कंपैरिजन आपने किया, ठीक है। ये मैंने सॉलिड में बोला है, अगर ये लिक्विड में करोगे घेवर को, अगर आप लिक्विफाई कर दो, लिक्विड घेवर की एनर्जी है, अगर आप वो बनाते हो तो दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूशन। अगर आपको इसका वेट पता है, वेट ऑफ सोल्यूशन का वेट पता है, तो आप इसका नंबर ऑफ मोल भी निकाल सकते हो और आपको इसे मोल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये गैस के लिए इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी और मोलैलिटी की बात करते हैं। रिटी में भाई आपका सोल्यूशन आता है, लिट्टी में आपका सॉल्वेंट आता है, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन बाय द वे, आपने कुछ लिया, मान लो आपका सोल्यूशन है 1 लीटर का। 1 लीटर सोल्यूशन का मतलब है इसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है और सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है। ये बात ध्यान रखना, आपके पास इसमें सॉल्यूट भी होगा, सॉल्वेंट भी होगा। आप ये नहीं कर सकते कि भाई 1 लीटर में पानी ले आया, ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मान लो आप उसमें कुछ ऐसा डिजोल्व करो जिसका 200 ग्राम उसका 1 मोल 200 ग्राम का है, मानने में क्या जा रहा है भैया, ये डिजोल्व करोगे तो ये खुद का भी तो कुछ वॉल्यूम कैरी करेगा। पाउडर इमेजिन कर रहे हो अगर, तो वो पाउडर भी खुद का तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम कैरी करेगा। तो भाई वो उस वॉल्यूम का क्या करोगे, उस वॉल्यूम को भी अकाउंट करो। तो यूजुअली ऐसा होता है कि 900 साढ़े 900 लीटर से आप लेते हो, फिर ऊपर से स्टार्ट करते चले जाते हो, फिर जो आपको जहाँ तक आपको मतलब वो चाहिए, आपको जो मोलैरिटी चाहिए, फिर वहाँ तक आप खींच के ले जाओगे उसको। खैर, दैट बीइंग सेड, ये हो गया आपका मोलैरिटी, जिसमें आप सोल्यूशन देखते हो। मोलैलिटी में बस आप वेट ऑफ द सॉल्वेंट देखोगे कि भाई मैंने कितना सॉल्वेंट लिया था और मैंने कितना सोल्यूशन लिया था। अब मोलैलिटी का ये फ़ायदा है कि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। जो क्या मतलब है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होने का, क्या मतलब है, दैट आई डोंट नो टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि भाई मेरे दिमाग में तो ये था कि अगर मान लो टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका सॉल्वेंट भी तो निकलेगा, है कि नहीं, सॉल्वेंट भी निकलेगा। बट चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आई एम गोइंग टू स्किप दिस वन, इफ यू कैन रीड इट इफ यू वांट टू, बट आई एम गोइंग टू स्किप इट। ये देखते हैं और ये देखते हैं। यू कैन रीड दिस, यू कैन पॉज इट एंड रीड इट इफ यू वांट टू, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये सवाल है कि मोलैलिटी को प्रेफरेंस क्यों मिलती है अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट चीज़ें काम कर रहे हो तो? क्योंकि मोलैलिटी चेंज नहीं होगी। अगर आप मोलैरिटी लेके चलोगे तो ये चेंज हो जाएगी। आओ देखते हैं। मोलैरिटी
अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि भाई प्रॉब्लम टेम्परेचर, ठीक है, आई विल हैव टू सी। किसी को ये बात अगर समझ में आई हो तो प्लीज़ मुझे समझाना, ये मेरे को थोड़ा सा इशू दे रही है ये चीज़। आगे बढ़ते हैं। एवोगाड्रो नंबर का यूनिट है पर मोल। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। एवोगाड्रो नंबर एक नंबर है, प्योर यूनिटलेस काउंट है, उसका कोई काउंट नहीं है उसका। एवोगाड्रो कांस्टेंट का होता है, बट अभी हम इस पर आए नहीं हैं तो इसे मैं छोड़ देता हूँ। चलो आओ, अब हम देखते हैं जो चीज़ें हमें करनी थी, समझनी थी, उस पर आते हैं। Let me know what do you guys think of this chapter, how do you like it, what don't you like it। मेरे क्लास में काफ़ी लोगों को इस चीज़ में इशू हो रहे हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, तो आई वुड लाइक टू नो what you guys think about it। और काफ़ी लोगों के लिए काफ़ी सिंपल भी है, हम कहीं बीच में पढ़ते हैं। लेट्स गो। तो भाई क्वांटम नंबर और एटॉमिक ऑर्बिटल पे आता है। अब देखो, हाउ आई लाइक टू इमेजिन इट, या तो आईडी फॉर्म में या तो एड्रेस फॉर्म में, ठीक है। आप किसी भी तरीके से, किसी भी तौर तरीके से आप मान सकते हो। आज मेरा मन है एड्रेस फॉर्म से समझाने का। आपको आपके दिमाग में एक इमेज बनाई गई है एटम की कि भाई ये रहा एटम, ये उसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, ये उसके ऑर्बिटल्स हैं, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। फॉर अ चाइल्ड दिस इज़ फाइन, फॉर इवन एन एडल्ट दिस इज़ फाइन, एक एडल्ट दिमाग के लिए भी फाइन है। इनफैक्ट अगर आप एक ह्यूमन लेंस से चीज़ों को देख रहे हो, एक ह्यूमन न्यूटोनियन मैकेनिक्स से चीज़ों को देख रहे हो, तो दिस इज़ परफेक्टली फाइन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि दिस इज़ नॉट एट ऑल इट्स ट्रू इंडिकेशन ऑफ थिंग्स। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी अजीब चीज़ें, ये अलग तरीके से एग्जिस्ट करती हैं, जो कि टू बी ऑनेस्ट आई डोंट थिंक सो किसी को भी प्रॉपर समझ में आता है। बस लोगों को पता है कि क्या चीज़ें क्या हैं, लेकिन समझ में किसी को नहीं आएगा, इमेजिन कोई नहीं कर पाएगा, बिकॉज आई डोंट थिंक सो these things are imaginable within our the way we consume reality। हम लोग ये चीज़ें इमेजिन नहीं कर सकते, बट फिर भी हम ट्राई करते हैं। आओ ट्राई करते हैं इसमें। तो अगर आपको किसी एक इलेक्ट्रॉन को पॉइंट आउट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पास भी हो सकता है न्यूक्लियस के, दूर भी हो सकता है। पहले तो यही बता दूं कि इलेक्ट्रॉन की कोई लोकेशन होती ही नहीं है, प्रोबेबिलिटी होती है बस। इलेक्ट्रॉन की कहीं प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कहीं प्रोबेबिलिटी कम होती है। और जो हम एक एड्रेस सिस्टम बनाते हैं जो कि हमको इसके पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ बताता है, पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ बताता है, इसका पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज़ बताता है कि भाई ये यहाँ हो सकता है उस स्पेस में। ये आपका न्यूक्लियस है, इसके आसपास की स्पेस में देयर एग्जिस्ट्स अ न्यूक्लियस, एक प्रोबेबिलिटी है। क्या प्रोबेबिलिटी है वो मेरे को नहीं पता, कि भाई ये यहाँ पर हो, जहाँ पे मेरी स्क्रीन है, जहाँ पे मैं बना रहा हूँ यहाँ पे हो, और एक आपकी स्क्रीन के सामने हो। ये तो चलो आपको वीडियो के थ्रू दिख रहा है, बट देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी, नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी है कि भाई मेरा न्यूक्लियस यहाँ पे, और आप अगर जलंधर से एक वीडियो देख रहे हो तो वहाँ पे, मतलब मैं भी जलंधर में हो सकता हूँ, यू नेवर नो, वहाँ पर भी ये न्यूक्लियस का एक इलेक्ट्रॉन हो। बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी है, बहुत छोटी प्रोबेबिलिटी, मतलब नेग्लिजिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट फिर भी है। That is weird, but still it exists। कुछ भी हो सकता है। तो आओ देखते हैं, थोड़ा और ट्राई करते हैं। क्लासिकल फिजिक्स डिस्क्राइब करता है कि भाई प्लैनेट, जो मैंने बोला, बट इलेक्ट्रॉन्स डोंट बिहेव दैट वे, ठीक है। अब हमारे पास एक श्रोडिंगर की इक्वेशन है जो प्रोबेबिलिटी बताती है वेव फंक्शन के तौर पे, ठीक है। वेव फंक्शन क्या है? वेव फंक्शन इज नथिंग बट अ नंबर दैट टेल्स यू the probability of an electron to exist somewhere, some place, whose square, वेव फंक्शन के स्क्वायर से आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी कि भाई आप हो सकता है यहाँ का वेव फंक्शन निकालो, ये आपका न्यूक्लियस है, आप यहाँ का वेव फंक्शन निकालो, यहाँ का निकालो, यहाँ का निकालो, यहाँ का निकालो, कहीं का भी निकालो, उसका स्क्वायर निकाल के आपको पता चल जाए कितनी प्रोबेबिलिटी है। इसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, सबसे बेसिक फंक्शन, ठीक है। तो ऑर्बिटल एक आपको एक चीज़ रिफ्रेम करनी है कि पाथ नहीं रहा, अब वो पाथ नहीं रहा, इट्स अ प्रोबेबिलिटी क्लाउड, कि भाई यहाँ हो सकता है, वहाँ हो सकता है, इधर हो सकता है, उधर हो सकता है। थ्री डायमेंशन में आप इमेजिन करो एज अ क्लाउड, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है। थ्री डायमेंशन में इमेजिन करना है अगर आपको, वैसे तो ऑफ कोर्स आई कैन
ये फील करने वाली चीज़ है, तो ये तो आपको शायद ही समझ में आए, बट ठीक है। ये क्लाउड है आपका, कहीं भी हो सकता है वो, ठीक है। ट्राई टू इमेजिन इट, इट्स डिफ़िकल्ट टू रैप योर हेड अराउंड, बट ठीक है। क्वांटम क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वांटम नंबर्स कुछ भी नहीं है, लेबलिंग सिस्टम है भाई, कि आपको इन क्लाउड्स का लेबलिंग सिस्टम है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिलेगा, एड्रेस की तरह। 4 क्वांटम नंबर है, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्वांटम नंबर है। सबसे पहला, सबसे छोटा है कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल, ठीक है, वो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलेगा, सबसे पहले आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है, ठीक है। यू गाइस कैन हैव योर एड्रेसेस कि भाई मैं टोंक रहता हूँ, जयपुर में रहता हूँ, या टोंक में रहता हूँ, इस बस्ती पे रहता हूँ, इस चौक में रहता हूँ, कुछ भी हो सकता है आपका। तो ये इससे इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले हम इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखते हैं, एक्सक्यूज माय राइटिंग। ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल सबसे पहले, अब ये क्या बता रहा है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी भाई, तो n हो सकता है आपका 1 2। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बाय द वे, कीप दिस इन माइंड, समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड, कि भाई मैंने किस चीज़ को क्या नंबर दिया था, या किस चीज़ को मैंने क्या अल्फ़ाबेट असाइन किया है। हाउ फार द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल एक्सटेंड्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, और ऑर्बिटल्स विद द सेम n आर सेट टू ऑक्यूपाई द सेम शेल, ठीक है। अभी भी प्रोबेबिलिटी की ही बात हो रही है, बट वो उनकी प्रोबेबिलिटी का शेल जो है वो सेम है, ये बात ध्यान रखना। जितना बड़ा n उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, उतना ज़्यादा वो न्यूक्लियस से दूर होगा, ठीक है। और आगे नीचे बढ़ता है। नाउ वी हैव प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लिया हमने, एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर देख लिया। ये बताएगा कि शेप क्या है, मतलब आप अगर आप क्लाउड इमेजिन कर रहे हो, तो देखो तब से तो मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं तब से क्लाउड ऐसे ड्रॉ किए हैं, बट कौन कह रहा है कि भाई क्लाउड ऐसे ही होना है? देयर इज नो ऑब्लिगेशन। हाँ, दे आर वेरी राइट, इट कुड बी इन दिस शेप ऑल्सो, है ना, इट कुड बी इन दिस शेप ऑल्सो, देयर इज एन नंबर ऑफ चांसेस, इट कैन बी एनीथिंग, बॉल स्टिक्स, कुछ भी हो सकता है भाई, इट कैन बी एनीथिंग। तो जो शेप है, ये तो आपको एनर्जी पता चल गया, ठीक है, आपको मुझे पता, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ, सिंपल टर्म्स में लिखूँगा। पहले मुझे उसकी एनर्जी पता लगी, क्लाउड की एनर्जी, फिर मुझे क्लाउड का शेप पता लगा, ठीक है भाई, शेप होता है वो, चलो ठीक है, शेप एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से मुझे उसका शेप पता चल गया। स्फेरिकल है, डम्बल है, क्लोवर लीफ है, कॉम्प्लेक्स है, एक्सोटिक शेप है, नई नई शेप्स हैं, अलग अलग शेप्स हैं। आई एम नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स ऑफ द शेप्स, नॉट दिस टाइम, मे बी नेक्स्ट टाइम, बट अभी के लिए इतना ही है। अब ओरिएंटेशन इन स्पेस देखते हैं। अब भाई मुझे मान लो, चलो मेरे को एक डम्बल शेप मुझे यही मिल गया, मान लो यही मिल गया। अब हु इज़ टू से कि जो जैसा मैंने ड्रॉ किया है वैसा ही है, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दिस थिंग इज लाइक दिस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट दिस थिंग इज लाइक दिस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दिस थिंग इज लाइक दिस, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये आपके मुंह पे जा रहा हो, मुंह के साइड जा रहा हो, और हो सकता है कि आपकी स्क्रीन के अंदर जा रहा हो सकता है ऐसे टेढ़ा होके जा रहा हो। तो भाई n नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास, काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो ठीक है, अब मैं देखता हूँ भाई, मेरे को एनर्जी पता चल गई कि ठीक है भाई, एनर्जी कुछ होती है प्रिंसिपल नंबर से, ठीक है। मुझे पता चल गया कि कुछ शेप होता है एंगुलर मोमेंटम से, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम से मुझे शेप पता चल गया है। अब एक और नई चीज़ है, ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एक ये नई चीज़ है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो मुझे ओरिएंटेशन बताएगी। आई फॉरगॉट कि मुझे यहाँ सिंपल टर्म्स में लिखना था, सिंपल टर्म्स में। अब मुझे ओरिएंटेशन बताएगी ये कि भाई ये किस तरीके से है, क्या नहीं है। और नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ जो है वो है 2l+1। अच्छा, अब एक चीज़ है, मैं चलो इस पे बाद में आऊँगा, ये सारी चीज़ों पे बाद में आऊँगा। अब लास्ट में आता है स्पिन। अब ये तो चलो, ये जो जितनी भी चीज़ें थी, दिस वॉज अबाउट द क्लाउड, अब लास्ट वाली जो चीज़ है, इट इज़ अबाउट द इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ। भाई इलेक्ट्रॉन का क्या सीन है कि वो स्पिन, उसका स्पिन कैसा है, उसका खुद का स्पिन कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन का है। ये तीनों क्लाउड के बारे में थी कि
क्लाउड का शेप कैसा है, प्रिंसिपल नंबर, सॉरी क्लाउड की एनर्जी कितनी है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या है पता, टेक इट ओके ऑलराइट ठीक है। एंगुलर मोमेंटम बताएगा ये शेप बताएगा हमारा, फिर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और लास्ट में हमारा मैग्नेटिक स्पिन नंबर है, ये हमें बताएगा कि घूम कैसा रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा इसमें और इन डिटेल जाते हैं। हमने देख लिया प्रिंसिपल, ये हमें बताएगा एन प्रिंसिपल नंबर की वैल्यूज़ हो सकती है हमारी, वापस इस पर आते हैं। तो वी कैन हैव N1 N2 3 4 कुछ भी हो सकती है। मान के चलता हूँ मैं, एग्जांपल के तौर पे लेके चलता हूँ। अभी मैं एक केस लेके चल रहा हूँ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है जिसका N3 है। भाई आपने बोला कि ये क्लाउड को डिफाइन करता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन जिस क्लाउड को रिवॉल्व कर रहा है उसको डिफाइन कर रहा है ये n, बट है तो उसी क्लाउड का हिस्सा ना, तो आप n = 3 यूज करोगे इलेक्ट्रॉन के लिए। एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर के पे आते हैं, ये शेप बताएगा। अब एक अगर 1 = सॉरी इसको हम l से डिनोट कर रहे हैं बाय द वे, l = अब l की क्या पॉसिबिलिटीज़ है, n की तो हमने देख ली 1 2 3 4 5 6 जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। l की पॉसिबिलिटीज़ है 0 1 2 3, ये चलता चला जाएगा जहाँ n-1 तक ही जाएगा। लेकिन इसका क्या मतलब है, तो अगर मैं इसका l यहाँ पे देखूँ तो ये हो गया 0 1 2 3-1 तक ही जाएगा, एक स्टेप पहले रुक जाएगा, ये l से एक स्टेप पहले रुक गया। ओके, शेप हमें पता चल जाएगी। तो अगर 0 है तो इसके पास, अब देखो इसके पास क्या क्या शेप है। 0 का मतलब है ये है स्फेरिकल, ठीक स्फेरिकल है। 1 का मतलब है P S P D, 1 का मतलब है P, 1 का मतलब है P आपका है डम्बल शेप, D आपका है क्लोवर शेप, ये अलग अलग शेप्स हैं। तो यानी कि ये 3 पॉसिबल शेप्स ऑक्यूपाई कर सकता है। अगर कोई चीज़ n = 3 में, तो वो ये 3 पॉसिबल शेप्स ऑक्यूपाई कर सकती है, चौथा नहीं कर सकती है। चौथे के लिए उसको उसका नंबर खुद का सॉरी तीसरा नहीं कर सकती है, हाँ सॉरी चौथा नहीं कर सकती है, उसको खुद 4 होना पड़ेगा जब जाके वो चौथा करेगी। ओके ओके आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे आ जाते हैं। ओरिएंटेशन बताएगा ये। अब ओरिएंटेशन की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है कि भाई वो -l से +l तक जाएगा, ठीक है। इसको हम m से डिनोट कर रहे हैं। -n क्या हो गया भाई हमारा, -n हो गया अपना -3, ठीक है। -3 होगा तो -2 होगा तो -1 के बाद 0 फिर 1 फिर 2 ये 3। अब एक और बार मैं बता दूं कि दीज थिंग्स आर नॉट शेप एनीमोर, ठीक है। ये नंबर्स हैं बट ये शेप नहीं है, ये शेप्स थे, और ये हर एक शेप एक नंबर से कोरिस्पॉन्ड करता था। अब यहाँ पे ये क्या चीज़ है, -3 एग्जैक्टली है क्या, ये देख लेते हैं। अब ये ऑर्बिटल्स हैं, कुल मिला के अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं कि इनकी ओरिएंटेशन क्या क्या हो सकती है। तो इसकी कितनी ओरिएंटेशन हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 × n+1 2 × n+1 की ओरिएंटेशन इसकी हो जाएंगी। इसकी 2 ही चीज़ें होती हैं भाई, ms 2 ही होता है, या तो +1/2 या तो -1/2। 1/2 ही क्यों है भाई ये ऐसा, 1/2 क्यों है, आई हैव नो आइडिया, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, समबडी नोस, टेल मी। दिस डजंट कम फ्रॉम सॉल्विंग पार्शियल स्पेशल श्रोडिंगर इक्वेशन एट ऑल। ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की खुद की, जो कि मैंने बोला कि इलेक्ट्रॉन की खुद की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ऑफ-बाउ प्रिंसिपल है, इसने एक कार्बन भरा है पूरा का पूरा, उसका थोड़ा ज़्यादा हो रहा था, इसने एक कार्बन भरा है पूरा का पूरा, उसका एग्जांपल दिया कि भाई क्या क्या हो सकता था। मैंने तुम्हें सीधा थर्ड वाले का, ये एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं बाय द वे, ये जितनी भी डिटेल्स है ना, ये बॉस एक इलेक्ट्रॉन की डिटेल्स हैं, ये एक एलिमेंट की डिटेल नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में ये चीज़ें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, एक एटम के बारे में नहीं बता रहा था मैं। एक चीज़ है कि भाई आपको जो चीज़ आगे पढ़नी है वो ऑफ-बाउ प्रिंसिपल पे आ जाता है। अब एक ऑर्डर होता है प्रिंसिपल फिल करने का, सॉरी जो ऑर्बिटल्स फिल होने हैं उनका एक ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर है भाई,
एस, एस पी, एस पी डी, एस पी डी एफ, एस पी डी एफ जी। भाई क्या थे एस पी, अगर याद करो, याद है तो याद है, एनर्जी, ठीक है। 1 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 5। तो ये ऐसे भरते हैं, पहले यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, फिर यहाँ भरेगा, आई गेस इसमें आएगा ये, फिर यहाँ भरेगा, फिर ऐसे भरेगा, फिर ऐसे भरेगा, फिर ऐसे भरेगा। क्या मतलब है इस चीज़ का? अगर आप ध्यान दो तो 2p से पहले आपका 3s भरेगा, ऐसा क्यों है? तो सबसे जो कम एनर्जी होती है ना, उसमें वहाँ पे पहले भर जाता है। इसी को आहवा प्रिंसिपल बोलते हैं कि जिस तरीके से आप भर रहे हो अपने ऑर्बिटल्स को, ये ऑर्बिटल्स हैं, आपने बोला शायद ये सेम चीज़ है, प्रोबेबिलिटी क्लाउड की ही बात हो रही है एनर्जी के टर्म्स में। ओके फाइन। तो 4s फिल्स बिफोर 3d, इसने यहाँ पे ध्यान दिया, देखते हैं 4s 3d से पहले भर गया। जी बिल्कुल बिल्कुल भर गया, कोई इसमें हैरत की बात नहीं है। बिकॉज ऑर्बिटल की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड नहीं करती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है उसके शेप पर भी, ठीक है। ओके, अब p थोड़ा इसने नुआंस बताया। क्वांटम नंबर्स एक स्टैटिक लेबलिंग एक्सरसाइज नहीं है कि आपने लेबल कर दिया और हो गया। सिलेक्शन रूल्स हैं ये सारे के सारे। यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैग्नेटिज्म है, बॉन्डिंग थेरेपी है। बॉन्डिंग थेरेपी समथिंग दैट आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन, साउंड्स वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। यार गाना बंद हो गया यार, उस्ताद है। चलो कोई नहीं। हाँ, गिव मी अ सेक। आओ बढ़ते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। ठीक है। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताएं तो एन आना आपको एक एवरेज डिस्टेंस दे रहा है, ठीक है। एन अगेन आपको याद दिला दूँ तो एनर्जी को दर्शाता है और ये एक एवरेज डिस्टेंस दे रहा है। बट ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एल जिनका एन सेम है, वापस पे आ जाते हैं इधर, थोड़ा अगर बाहर जा रही है चीज़ें कंट्रोल से। एन सेम है बट एल डिफरेंट है, यानी कि आप अगर मैं 3 के बारे में बताऊँ तो 3s 3p 3d। अब देखो कायदे कानून से ये तीनों एन सेम है, कायदे कानून से क्या सही में सेम है, बट एस डिफरेंट है इनका। तो इनका जो ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन मान लो जो 3s में है, एक्चुअली हैज़ अ स्मॉल बट नॉन ज़ीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ being found very close to the nucleus penetrating under the 3p and 3d clouds. The fuck? थ्री एस वापस से मुझे ऑफ बाउ में जाना पड़ेगा, क्या मतलब है इसका भाई? 3s penetrating before 3p and 3d, of course it's gonna penetrate before 3p and 3d, ये तो कुछ है भी नहीं। Which is why 4s fills before 3d, it's not really an exception to do, it's a deeper rule. Effective nuclear charge plus, I don't understand this shit. ms and magnetism, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पैरामैग्नेटिज्म को राइज देते हैं। देखो टू बी ऑनेस्ट ये जो है ना, ये चीज़ें प्रैक्टिकली समझ में आएंगी, ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ये आपको प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। ये आई डोंट नो इसने यहाँ पे क्यों भर रखा है, प्रैक्टिकली समझ में आएंगे। शेल एन होल्ड्स अ मैक्सिमम ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स, डिराइव दिस फ्रॉम क्वांटम नंबर रादर देन, ठीक है। अब आपके पास अगर n इज इक्वल्स टू 2 है, n इज इक्वल्स टू 2 है, तो आपका l क्या होगा? आपका l होगा 0 और 1, ठीक है। अब भाई 0 और, ठीक है ये तो हो गया। अब आपका m क्या होगा? ठीक है, m हो जाएगा मेरा 0 -2 सॉरी -2 -1 0 1 एंड 2, ये मेरा m है। m मेरा क्या था? m मेरा ओरिएंटेशन था, और ये मेरा लास्ट जो लास्ट डेप्थ है, ये मेरी 2 के पास 2s है और 2p है, ठीक है। अब मेरे पास ये ओरिएंटेशंस हैं, ओरिएंटेशंस में ही मैं अपने आप को ढालूंगा। यहाँ पे 2 मान लो, 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 यहाँ पे 2 मान लो। ये पता नहीं मैं यहाँ तक क्यों गया, और ये भी पता नहीं मैं यहाँ तक क्यों गया। नहीं सही तो है, सही तो जा रहा हूँ मैं, ठीक है। 5 हो गए भाई, ये तो 5 दूनी 10 नहीं होना चाहिए था ये।
Okay, that was weird. Explain using the concept of penetration where 4s is filled before 3D, क्योंकि 4s की वैल्यू जो है दोनों को मिला के वो हल्की है, वो थोड़ा जल्दी भर जाएगा. 2 electrons are both in 2p orbital, with what must be true about their ml and ms values and what is not allowed. 2 electrons हैं, दोनों 2p पे हैं, ठीक है, दोनों 2p पे हैं. उनकी ms और वैसे तो सही बताऊँ तो s 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करता है और p जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे है, ये खाचा है, तो 2 यहाँ पे और 1 2 3 4 5 6, तो 6 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 8 टोटल हो गए. आई गेस ये इसकी डीपर नॉलेज से आएगा, यहाँ से मुझे नहीं लगता कुछ आएगा. मेरे को उम्मीद थी कि यहाँ से क्या पता कुछ आ जाए तो मैं आपको इस बेसिस पे समझा दूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ में मैंने डेल्व नहीं किया था कि भाई पी का जो शेप है, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हो. आई डिड नॉट गो इनटू दैट, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि भाई मैं आपको इससे समझा दूँ. बट इससे यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात है कि भाई 5 अलग अलग ओरिएंटेशन इस पर आ जाएंगी, तो इसमें मैं आपको कुछ बता नहीं सकता. आओ देखते हैं. आई नो आई एम नॉट आंसरिंग दिस आंसर्स, बट ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग आई एम हैप्पी विद दिस. भाई इसने भी वैसे ही बताया है. अच्छा चलो ठीक है, ओके 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 ओके, इट्स माई फॉल्ट, आई अंडरस्टैंड इट नाउ. अब मेरा इसमें दिक्कत क्या है भाई, मेरी क्या दिक्कत थी कि मेरी ये इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी गलत है. गलत कैसे है? उसने बोला कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी n की वैल्यू है 2, ठीक है. अब वो n 2n मतलब जो भी है वो या 2s हो सकता है. बाय द वे ये है n और l कुछ भी हो सकता है बाय द वे. तो 2s और 2p, ठीक है, ये भी दोनों n l ही है. n यहाँ पे 2 है और l अलग अलग है. अब मैं s के अलग निकालूंगा. m ऑफ s कितना है भाई मेरा? m ऑफ s कितना है? m ऑफ s है मेरा, अगर s की वैल्यू 0 है तो 0 है, क्योंकि मैं उसके माइनस l से लेके, ये l है बाय द वे, माइनस l से लेके प्लस l तक जा सकता हूँ. बस भाई दोनों है, माइनस 0 प्लस 0 तो है 0 ही है. और mp की अगर मैं बात करूँ, मैग्नेटिक स्पिन नंबर ऑफ mp, दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे p कितना, p मेरा 1 है, तो आई कैन गो टू -1, आई कैन गो टू 0 एंड आई कैन गो टू +1. तो भाई यहाँ पे मैं 2 भर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 भर सकता हूँ, यहाँ पे मैं 2 भर सकता हूँ इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे मैं 2 कौन से भाई, +1/2 -1/2, एक ऐसे घूम रहा होगा, एक ऐसे घूम रहा होगा. तो ये टोटल मेरे हो गए सीधा साधा 8. तो दिस इज़ द आंसर. थोड़ी देखा ऐसे ही होता है, काफ़ी छोटी बात है, बट मेरे को नहीं पता. माई स्किल इशू. अब आप उम्मीद करोगे कि भाई 3 छोटा है, 3 में पहले इलेक्ट्रॉन भर जाए, बट ऐसा नहीं होता है. क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ n, सिर्फ और सिर्फ n पे डिपेंड नहीं होता. इसका ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है, जितनी ज़्यादा न्यूक्लियस के पास होगी उतना ज़्यादा उसको पुल आएगा, उतना ज़्यादा पुल आएगा. तो भाई यहाँ पे देखा जाए तो 3D 4s में जो पुल आ रहा है वो ज़्यादा है ना. दो द 4s ऑर्बिटल डिस्पाइट हैविंग अ हायर प्रिंसिपल नंबर तो है, बट उसकी रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसका एक छोटा, क्योंकि उसका एक तो s है ऑलरेडी छोटा सा है, d बहुत बड़ा है ना, d का जो शेप है काफ़ी बड़ा है, तो इतना दूर थोड़ा फैल गया है. भले ही वो 3 है लेकिन फिर भी फैल चुका है. ये भले ही देखो 4 है बट फिर भी पास में है. तो जो भी वो इलेक्ट्रॉन के जो भी न्यूक्लियस के है वो ज़्यादा पास है, ठीक है, और दे आर लोअर इन एनर्जी, ठीक है. जो 4s के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर इन एनर्जी हैं, तो इसलिए 4s पहले भर जाता है. ओके, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. तो हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे कवर किया कि भाई क्या होता. चलो ये वाला भी कर ही देते हैं. आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों के दोनों सेम p ऑर्बिटल कर रहे हैं भाई, दोनों का n सेम है, सेम 2p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं. और एक बार देखते हैं, 2p ऑर्बिटल ऑक्यूपाई कर रहे हैं, तो दैट इज़ इक्वल्स टू उनका ms क्या क्या हो सकता है. p हमें पता है भाई p इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो -1 0 और +1. अब हो सकता है कि दोनों सेम ms ऑक्यूपाई कर रहे हों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ml था, वेट थोड़ा सा मेरे को
हल्का सा एम एल था। हो सकता है एम दोनों को सेम हो, बिल्कुल हो सकता है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों क्या पता इसमें हो, दोनों क्या पता इसमें हो, दोनों क्या पता इसमें हो। एम सेम भी हो सकता है, एम डिफरेंट भी हो सकता है, एम एस सेम नहीं हो सकता। अगर एम सेम है, एम अगर सेम है तो एम को डिफरेंट होना पड़ेगा, ऐसे ऐसे। अगर एम डिफरेंट है तो एम डिफरेंट हो सकता है। हो सकता है एक ऐसे चल रहा हूँ, एक ऐसे चल रहा हूँ, एक ऐसे चल रहा हूँ, हो सकता है एक ऐसे चल रहा है, एक ऐसे चल रहा हो, एक ऐसे चल रहा हूँ, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो, इसको और इसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। कहने का मतलब है क्या क्या पॉसिबिलिटी है। एम एल सेम है, बिल्कुल सेम है, एम एल सेम होने में कोई दिक्कत नहीं है। एम एल डिफरेंट भी है, एम एल सेम भी है। बट अगर एम सेम है तो एम सेम नहीं हो सकता। एम डिफरेंट है तो एम सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। नहीं, एम सेम नहीं हो सकता, एम डिफरेंट है तो एम भी डिफरेंट ही होगा। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। देखें ज़रा, यही पूछ रहा था या कुछ और पूछ रहा था? हाँ, तो इसने भी यही बोला कि सारे के सारे 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं तो वो सेम क्वांटम नंबर किसी भी हाल में शेयर नहीं कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ इट। तो हमने बहुत ही ज़्यादा बेसिक लेवल पे देखा है कि एक इलेक्ट्रॉन को एज एन एड्रेस आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, क्या एक सिस्टम क्या होता है, एक स्टेट फंक्शन क्या होता है और एक इक्विलिब्रियम क्या होता है। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।